नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष वर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो पर्दे के पीछे। इस हफ्ते भले ही आईटी शेयरों ने बाजार पर पूरा दबाव बनाया हो और आपके पोर्टफोलियो लाल किए हो, लेकिन इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे शेयर हम लोग ढूंढ के लेकर आए हैं जिन्होंने नतीजे जो है उनके दमदार रहे हैं और रिटर्न छप्पर फाड़ रहे हैं यहाँ पर। और जो ये स्टॉक है आप देखिए, मतलब 15, 20, 25, 30 रुपए वाले ऐसे स्टॉक जिन्होंने बहुत ही शानदार मुनाफा कमा के निवेशकों को यहाँ पर दिया और खास तौर पे जो रिजल्ट्स आए वो भी बहुत शानदार रहे यहाँ पे। और साथ ही आपके पोर्टफोलियो से जुड़े स्टॉक्स की तो बात होगी। और आखिरी में Q3 के नतीजे 13 फरवरी यानी कि जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो लगभग खत्म होने जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे में इस Q3 से आपको क्या सीखना चाहिए, कौन सी खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, वो भी आखिरी में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI की। बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में आप ये देखिए, बैंक ने एक रिकॉर्ड बनाया है। दिग्गज आईटी कंपनी TCS को पीछे छोड़ दिया है। वैसे ही TCS की पिटाई चल रही है, ऊपर से SBI ने जिस तरह के यहाँ पर बढ़ोतरी हासिल करी है वो बहुत शानदार रही है। और अगर आप देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। SBI का जो शेयर है वो जबरदस्त उछाल देखने को मिला, 1203 रुपए के नए 52 वीक हाई बनाता हुआ दिखा। इससे बैंक का जो मार्केट कैप है वो करीब 10.9 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि TCS का तो घटते घटते आप देखिए 10 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिख गया है, यहाँ पे 10 लाख करोड़ के आसपास का यहाँ पे। अब अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो देश की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.88 लाख करोड़ के आसपास है। अब ये तेजी जो क्यों आई, अब ये समझिए। दरअसल क्या हुआ कि दिसंबर तिमाही के नतीजे आए और नतीजे जो थे SBI के बहुत ही शानदार रहे। यहाँ पर प्रॉफिट 24.5% बढ़ता हुआ दिखा, यहाँ पे 21,028 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली। अगर आप नेट NPA देखें या फिर ग्रॉस NPA देखें जो कि एसेट क्वालिटी बताते हैं यहाँ पर, उसमें भी बहुत ही शानदार सुधार देखने को मिला। और इतना ही नहीं, अगर आप गाइडेंस देखें यहाँ पे तो वो कमेंट्री जो है वो आगे की काफ़ी बेहतर है। क्रेडिट ग्रोथ जो है वो भी बहुत शानदार दिखाई जा रही है, बताई जा रही है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, और इसीलिए ब्रोकरेज बुलिश है। 1400-1500 तक के भी यहाँ पे टारगेट दिए जा रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ऑटो कंपनी अशोक लेलैंड की बात करते हैं यहाँ पे। और आप ये देखिए कि कंपनी की तरफ से तीसरी तिमाही के नतीजे जारी हुए, जिसके बाद शेयर में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और आप ये देखिए कि स्टॉक करीब 6% तक चढ़ता हुआ दिखा, 211 के भाव पे आता हुआ दिखा। हालांकि आपको मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक आपको दिखेंगे अगर आप गौर करेंगे तो वो शुक्रवार में बाजार में दबाव में देखा और आपने जो पूरा मार्केट पे जो लाल निशान का असर था वो उन स्टॉक पर भी आया, लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो वो आपको काफ़ी बेहतर दिखेगी। अगर आप यहाँ पे अशोक लेलैंड के रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की आई और एबिटा की बात करें तो काफ़ी मजबूत बढ़त देखने को मिली है। प्रॉफिट अनुमान जो है, जो मार्केट जो स्ट्रीट उम्मीद कर रही थी उसके लगभग उसके पास पहुंचता हुआ दिखा है। हालांकि देखिए ये ज़रूर है कि यहाँ पे कंपनी के जो स्टॉक है पहले ही काफ़ी 52 वीक हाई बैक टू बैक बनाता हुआ दिखा, तो वो तेज़ी जो है वो लगातार जारी देखने को मिल रही है। बीच बीच में हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे। अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल अगर सेम तिमाही में देखें तो 761 करोड़ था, वहाँ से बढ़कर 796 करोड़ पर आ गया, यानी कि ये बड़ा है। अगर आप इनकम की बात करें तो इनकम में भी आप ये देखिए कि करीब 9,478 करोड़ से बढ़कर 11,534 करोड़ पर आ गए, यानी कि इनकम में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी करीब 1200 करोड़ से बढ़कर 1500 करोड़ के आसपास आया है। और मार्जिन देखें आप तो करीब 12.8% से बढ़कर 13.3% आया है। अब कंपनी की बात समझनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए लेबर कोड का असर जो है तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स पे देखने को मिल रहा है। कंपनी ने कहा कि 308 करोड़ का जो असर है वो यहाँ पर जो है मुनाफे पे देखने को मिला है, लेकिन आने वाले जो क्वार्टर है वो बेहतर रहेंगे यहाँ पर। अब मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 238 रुपये के यहाँ पर टारगेट्स दिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं काफ़ी समय से जो मिसिंग आउट है एक स्टॉक और कंपनी, या फिर कहें यहाँ पर जो ईडी है उसको लेकर एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है कि ईडी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनकी पत्नी टीना अंबानी, जो कि अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, उनके खिलाफ जो है एक समन जारी किया, नया समन जारी किया पूछताछ के लिए। अगले हफ्ते उनको यहाँ पर पेश होना होगा ईडी के सामने। अधिकारियों ने कहा यहाँ पर कि जो टीना अंबानी है उनको सोमवार को एजेंसी में सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन वो नहीं आई। अब उनकी 17 फरवरी को जो है वो पेशी होगी, उनको तलब किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, जबकि अनिल अंबानी को 18 फरवरी में पेश होना होगा यहाँ पे। और अधिकारी की तरफ से ये भी बताया गया कि PMLA के तहत जो है दोनों बयानों को दर्ज किया जाएगा। समन पर रिलायंस ग्रुप की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। आपको बता दें कि पिछले साल ईडी ने रिलायंस ग्रुप की कई कंपनियों और उनसे जुड़े
जो बैंक कर्ज है उसकी जांच के सिलसिले में अनिल अंबानी से पूछताछ की थी। अगर मैं पूरे मामले को आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि टीना अंबानी से भी जुड़ा हुआ मामला है, ऐसा माना जा रहा है कि टीना अंबानी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक आलीशान संपत्ति की खरीद से जुड़े जो राशि मिली थी उसके लेन देन के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया जा रहा है। ईडी ने हाल ही में इस मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आरकॉम के जो पूर्व अध्यक्ष हैं पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पहले ही एक बयान में दावा किया था कि आरकॉम की जो कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान है उस प्रक्रिया के दौरान 2023 में न्यूयॉर्क स्थित इस संपत्ति को गर्ग के जरिए कथित रूप से धोखाधड़ी से बेचा गया था यहाँ पे। और ये भी माना जा रहा है कि आरकॉम ने धोखाधड़ी से की गई इस पूरी जो बिक्री है उसकी जानकारी 2025 में शेयर बाजार को दी, जबकि 2023 का ये मामला था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ें जो है छुपाई गई यहाँ पर। और इतना ही नहीं, इस बिक्री में करीब करीब आप मान के चलिए 70 करोड़ की रकम मिली थी। वो अमेरिका से दुबई की एक संस्था के जरिए यहाँ पे भेजा गया था और इस रकम को फर्जी निवेश के नाम पर भी यहाँ पर ये भेजा गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि यहाँ पर जो है संदिग्ध हैं जांच के घेरे में, और इसमें ऐसे में जो है ईडी जो है वो अनिल और यहाँ पर टीना अंबानी को तलब करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। देखिए शानदार नतीजे देखने को मिले लेंसकार्ट सॉल्यूशन के और शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। आप ये समझिए नतीजे इतने शानदार थे कि स्टॉक जो है अपने 526 रुपए के उच्चतम स्तर पे चढ़ गया। करीब 13% का उछाल यहाँ पे देखने को मिला। और हैरान करने वाली बात ये, कंपनी का अगर आप मुनाफा देखेंगे यहाँ पे साल से साल के हिसाब से तो 70 गुना बढ़ गया, 70 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा, जो अपने आप में निवेशकों के बीच में काफ़ी भरोसा जो है वो दिखा रहा है। कंपनी ने 131 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है, जबकि पिछले साल इसी समय में ये करीब 1,85,00,000 के आसपास था। अब आप सोचिए कितना बड़ा जंप मुनाफे में देखने को मिल रहा है। ऑपरेशन रेवेन्यू की बात करें तो ये करीब 2000 से 2308 करोड़ के आसपास रही, जबकि आप पिछले साल देखें तो करीब 1600 करोड़ के आसपास थी। इतना ही नहीं, मतलब आप देखिए करीब 38% का जंप दिखता है यहाँ पे। एबिटा की बात करें 62% का जंप देखने को मिला है और 2713 करोड़ तक ये पहुंचता हुआ दिखा। आईवेयर कंपनी की आप यहाँ पे देखें और दूसरी चीज़ों की बात करें यहाँ पे लेंसकार्ट की, तो खर्च जो है ये ज़रूर बढ़े हैं। आप देखिए अगर तिमाही के हिसाब से कंपेयर करें यहाँ पर Q2 में 1980 करोड़ के खर्चे थे, अब ये बढ़कर 2163 करोड़ के आसपास पहुँच गए हैं यहाँ पर। इसका मतलब साफ है कि तिमाही आधार पर कंपनी ने परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार की है, लेकिन जो कच्चा माल है उस पर खर्च बढ़ता हुआ दिखा है। और साथ यहाँ पे आप देखिए कर्मचारियों के फायदे से जुड़ी है फाइनेंस कॉस्ट जो है वो बढ़ती हुई यहाँ पर देखी है। लेकिन जेफरीज की रिपोर्ट है 575 के टारगेट्स स्टॉक को लेकर दिए जा रहे हैं, नहीं कि आने वाले दिनों में और बढ़त मान के देखी जा सकती है, जो कि ब्रोकरेज कह रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। AI कंपनियों के शेयरों में ज़बरदस्त धुलाई देखने को मिल रही है। लगातार तीसरा दिन रहा, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, SCL टेक, सब में बहुत बुरी तरीके से पिटाई देखने को मिली है। शेयर 8-9% टूटते हुए देखे। अगर आप यहाँ पे विदेश में चले जाएं तो जो IT सॉफ्टवेयर कंपनीज है उनमें भी पिटाई देखने को मिली है। कोफोर्ज की बात कर लीजिए, बिरला सॉफ्ट की बात कर लीजिए, परसिस्टेंट सिस्टम जैसी कंपनी है उनमें भी भारी गिरावट देखने को मिली। 4 से 5% तक स्टॉक जो है ये भी इंटरडे के दौरान टूटते हुए दिखे हैं। और साफ तौर पे जो असर है वो AI का देखने को मिल रहा है इन स्टॉक्स के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पे पिटाई चल रही है। और ये आप समझिए कि 2026 में अब तक जो IT सेक्टोरल इंडेक्स में आप देखें तो 17% के आसपास की गिरावट आ चुकी है यहाँ पे। और ये जो संकेत देता है काफ़ी नेगेटिव संकेत देता है। 20% का बियरिश टेरिटरी में आया था, 17.5% टूट चुका है। तो आप सोचिए कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। और अगर आप ADRs देखें तो, क्योंकि सुबह हम लोग आपको बताते भी अपने दर्शकों को, तमाम दर्शकों को कि ADR की स्थिति क्या है, तो वहाँ पर भी जो विदेश में कंपनियाँ हैं जो लिस्टेड हैं वहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को नुकसान पहुंचा सकती है, इस तरह के निवेशक मान के चल रहे हैं। हालांकि जो SaaS आधारित कंपनियां हैं उनमें गिरावट सीमित है, और बड़ी टेक कंपनियों में जो है तेज़ गिरावट देखने को मिल रही है। खासतौर पर बैंकिंग, रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक्स जैसे जो दूसरे सेक्टर हैं वो भी AI की मार से बचे नहीं हैं। यहाँ पर उनके ऊपर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त कोराम जो है IT शेयर में देखा जा रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सितंबर 2025 में एक्सपायरी में बदलाव के बावजूद आप देखिए BSE ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई है। Q3 में धमाकेदार रिजल्ट्स रहे हैं यहाँ पे, और ब्रोकरेज भी जो है काफ़ी बुलिश रहे। उन्होंने अपने टारगेट प्राइसेस भी बढ़ा दिए यहाँ पे, और एक दिन के अंदर स्टॉक 6% उछला और 3000 अब देखिए 3188 रुपीज़ के रिकॉर्ड हाई पे पहुँचता हुआ दिखा। और पूरे हफ्ते में 10% से ज़्यादा उछाल मारा है इस स्टॉक ने यहाँ पे। नतीजे बहुत शानदार रहे हैं। अगर आप टर्नओवर के आधार पर देखें तो करीब 30% बढ़ते हुए देखे हैं। एवरेज डेली नोशनल टर्नओवर की बात करें तो 28%
उछलकर 210 लाख करोड़ एवरेज डेली प्रीमियम टर्नओवर पे पहुंच गए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। रेवेन्यू भी बेहतर रहे हैं यहाँ पे, और एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस ने रेवेन्यू को बढ़ा दिया है यहाँ पे। तिमाही आधार पर आप देखें ऑपरेटिंग इनकम में 16% का जंप दिखता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% का जंप दिखता है, और हाई रेगुलेटरी कंट्रीब्यूशन के चलते थोड़ा सा मार्जिन पे ज़रूर इम्पैक्ट आया है। लेकिन आप देखिए यूबीएस की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये मौका है खरीदारी करने का, और इसके जो टारगेट्स हैं 3,650 रुपये के दिए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में स्टॉक में और बढ़त देखने को मिल सकती है। कभी खुशी कभी गम, ये मूवी आपने देखी होगी, और ये जो स्थिति है भारतीय टेक्सटाइल शेयरों में देखने को मिल रही है। भारत अमेरिका की ट्रेड डील की खुशी में शानदार आप देखिए तेज़ी देखने को मिली पहले, और फैसले उसके बाद एक और फैसला है जिसमें निराशा देखने को मिली, जिसका असर यहाँ पे चाहे आप गोकुलदास एक्सपोर्ट की बात कीजिए, केपीआर मिल की बात कीजिए, अरविंद की बात कीजिए, तमाम शेयर 5% टूटते हुए दिखे। पूरे हफ्ते जो है स्टॉक में उथल पुथल रही है। यहाँ पर क्या कारण है समझ लेते हैं। देखिए हुआ क्या है कि अमेरिका और बांग्लादेश दोनों देशों में की ओर से एक संयुक्त बयान जारी किया गया। नई व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से अमेरिका में एक निश्चित मात्रा तक टेक्सटाइल और अपैरल के इंपोर्ट पर जीरो टैरिफ लागू होने की बात यहाँ पर की गई है। हालांकि ये मात्रा अमेरिका से यहाँ पर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट होने वाले अमेरिकी कपास और मैन मेड फाइबर जैसे टेक्सटाइल इनपुट की मात्रा के यहाँ पर अनुपात से तय की जाएगी। इस समझौते ने भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों की अमेरिकी बाजार में कॉम्पिटिटिव स्थिति को लेकर निवेशकों के बीच में एक चिंता बढ़ा दी यहाँ पर। हालांकि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट पर अमेरिका का ओवरऑल टैरिफ जो है वो 19% है, जबकि भारत का 18% है। लेकिन यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो जीरो टैरिफ के प्रावधान को लेकर है, जिससे सेंटिमेंट बिगड़े कि अगर अमेरिका से जो बांग्लादेश है कच्चा माल खरीदता है तो उसको जीरो टैरिफ देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। अब हम लोग उन छोटे शेयरों की बात करते हैं जिन्होंने धमाल मचा दिया। आप देखिए ये जो तमाम सेक्टर्स हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एआई के दम पर हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मजबूत खरीदारी और एआई प्लेटफॉर्म से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के चलते एक 15 रुपये का स्टॉक जो है वो ज़बरदस्त तेज़ी का केंद्र बनता हुआ दिखा। यहाँ पे सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है स्टॉक के अंदर। ये लगातार आप समझिए 12 से 13वां दिन है जब स्टॉक में एकदम अपर सर्किट लगा हुआ है, रुक नहीं रहा है। एक हफ्ते के अंदर स्टॉक जो है 22 से 24% तक चढ़ता हुआ दिखा है। सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी का जो शेयर है मौजूदा वक्त में 15 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, और अगर आप देखें बीते 13-14 दिनों में 50% से ज़्यादा चल चुका है। लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, मजबूत डिमांड देखने को मिल रही है। अब क्यों निवेशकों का भरोसा इसमें बढ़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी ने हाल ही में अपने एआई आधारित वेब प्लेटफॉर्म सिल्वर एआई को लेकर बड़ा अपडेट दिया। सिल्वर लाइन टेक्नोलॉजी का कहना है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म को बाजार से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है और ये आगे चलकर सब्सक्रिप्शन बेस्ड रेवेन्यू का बड़ा जरिया बन सकता है। कंपनी का अनुमान है कि 45 दिनों में सिल्वर एआई ने 5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स जो हैं वो होते हुए दिख सकते हैं, और इसके अलावा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेहतर होने की उम्मीद से भी निवेशकों ने काफ़ी इसमें दिलचस्पी दिखाई है। कंपनी ने बताया कि ये बड़े पैमाने पर यूजर्स जोड़ने के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन फीस की जो है उसको उसने घटा दिया, $9 प्रति यूज़र कर दिया है। और अगर 5 लाख यूज़र्स पूरी तरीके से प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आप देखिए सालाना रेवेन्यू जो है वो 430 से लेकर 450 करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताया तो एक मैसेज होता है, जिस तरीके से स्टॉक होते हैं बैक टू बैक अपर सर्किट लगता है तो जब उनमें लोअर सर्किट लगना शुरू होता है तो निकलने का मौका नहीं मिलता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी की बात करते हैं। पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है SJVN। इस शेयर में आप देखिए पूरे हफ्ते के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, 9% तक चढ़कर 78 रुपये के भाव पे भी जाता हुआ दिखा। इस तेज़ी की वजह क्वार्टर आधार पर नतीजे रहे। तीसरी तिमाही में नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल की इसी तिमाही के हिसाब से देखें तो 149 करोड़ की तुलना में 50% बढ़कर 224 करोड़ पे आ गया। 50% बढ़ गया यहाँ पे प्रॉफिट। कंपनी के ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू जो है वो 61.3% बढ़ता हुआ दिखा है, जो कि आप देखिए क्या नंबर है, 671 करोड़ से बढ़कर 1082 करोड़ पे आ गया। ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर आप देखें तो एबिटा जो है वो 57% बढ़ गया है यहाँ पे। इसके अलावा एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो उसमें भी एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 68% से बढ़कर 70% पर आ गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रति शेयर ₹1.15 के अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान किया है। रिकॉर्ड डेट 20 फरवरी रहेगी यहाँ पर जो तय की गई है, जिसका मतलब साफ तौर पे है कि तारीख तक शेयर धारक जो है इस तारीख तक अगर यहाँ पे जो है पात्र होंगे अगर वो शेयर को होल्ड करते हैं यहाँ पर तो। और साथ ही बोर्ड ने यहाँ पर निवेशकों के लिए लोन के रूप में डिबेंचर जारी करके 1000 करोड़ रुपए के तक यहाँ पे जुटाने की योजना भी बनाई है।
अब हम लोग बात करते हैं ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी पवना इंडस्ट्रीज के स्टॉक की। हफ्ते भर के अंदर स्टॉक रॉकेट बन गया, 5 दिन के अंदर 25% तक चढ़ गया, 4 दिन के अंदर 35% का उछाल देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या है? वो है क्वार्टर के नतीजे बहुत ही शानदार रहे और उसमें एक बड़ा सुधार देखने को मिला। कंपनी के अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, साल दर साल के हिसाब से कंपेयर करें, तो उसमें आप देखिए 297% का जंप देखने को मिला, 297% का जंप, 76 लाख से बढ़कर सीधे 3 करोड़ के पार निकल गए यहाँ पर। और इसके अलावा रेवेन्यू की बात करें सालाना आधार पर, तो 36% बढ़कर 108 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखी है, जबकि एक साल पहले ये करीब 79 करोड़ के आसपास थी। एबिटा की बात करें सालाना आधार पर, तो ये 30% का जंप दिखाता है, 9.5 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो कंपनी जो है अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अगले 3 से 5 साल में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने 250 करोड़ रुपए का निवेश का समझौता भी किया है और साथ ही भविष्य के विस्तार योजना के लिए जेवर हवाई अड्डे पर के पास करीब 4 एकड़ की जमीन भी यहाँ पर खरीदी है। अब हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की प्रमुख कंपनी एससीसी की बात करते हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर लेते हैं। और इसके Q3 के नतीजे आए, काफ़ी मजबूत देखने को मिला, काफ़ी मजबूत प्रदर्शन रहा। कंपनी घाटे से उभरते हुए मुनाफे में आ गई है और ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत दिख रही है। कंपनी का स्टैंड अलोन शुद्ध मुनाफा देखें तो आप ये समझिए कि ये पहले कंपनी जो लॉस में थी वो था 216 करोड़ का लॉस और वहाँ से उसके सामने 85 करीब 86 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। ऑपरेशन से आय जो है वो 921 करोड़ के आसपास रही है, जबकि आप ये समझिए पिछले साल थोड़ी सी 1000 करोड़ के आसपास थी, थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 15.5% के आसपास का जंप देखने को मिला है, पहले 14% के आसपास का था यहाँ पे। इसके अलावा ऑर्डर बुक की बात करें तो 13,148 करोड़ के ऑर्डर बुक यहाँ पे पहुँच गई है। नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे के साथ जॉइंट वेंचर कंपनी ने किया है और इसकी जो हिस्सेदारी है करीब 65% देखने को मिलती है। लगभग 53,820 करोड़ की मजबूत बिड पाइपलाइन भी मौजूद है। पटना मेट्रो, इंदौर मेट्रो सहित कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कंपनी जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है। होटल सेक्टर में काम करने वाले एक स्मॉल कैप कंपनी की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जूनिपर होटल्स की। यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक 6% तक चढ़ते हुए दिखे यहाँ पे और भाव जो है इंटरडे के हिसाब से आप देखें हाई लेवल पे 275 के भाव पे भी जाता हुआ दिखा। वजह वही शानदार नतीजे और होटल्स में अगर आप देखें यहाँ पर तो इसका बहुत सारी कंपनियां अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो कंपनी ने भी यहाँ पे एक अच्छा परफॉर्म किया है। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का वो 65 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पे देखें पिछले साल वो करीब 32 करोड़ के आसपास का था यहाँ पे। इसका मतलब साफ तौर पे मुनाफा जो है वो डबल होता हुआ दिखा है यहाँ पे। और अगर आप दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखें, कंपनी के रेवेन्यू की बात करें उसमें भी 16.5% की जंप देखने को मिली है, बढ़कर 295 करोड़ आ गया, जबकि पिछले साल 252 करोड़ के आसपास था यहाँ पे। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो एबिटा भी जो है 37% का जंप आया है, 127 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा, जबकि पिछले साल सेम तिमाही में 92 करोड़ के आसपास था। मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी जो है काफ़ी बेहतर स्थिति दिखा रहे हैं, 36% से बढ़कर 43% पे आ गए हैं। कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में ये भी बताया है कि नवंबर में उसने अपना अब तक का सबसे हाईएस्ट मंथली ग्रॉस होटल मार्जिन जो है वो हासिल किया है। इसका मतलब ये है कि होटल प्रॉफिट मार्जिन के मामले में नवंबर कंपनी के इतिहास का सबसे अच्छा महीना रहा है, जिससे उसने एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर 5% की तेज़ी के साथ यहाँ पर 11 रुपये 55 पैसे के पास पहुंचते हुए दिखे, ट्रेड करते हुए दिखे। इस तेजी का जो कारण था, प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को पहले से बढ़ा दिया है। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म एमके ग्लोबल ने भी कंपनी के टारगेट प्राइस को यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखे हैं। प्रमोटर कुमार मंगलम बिरला ने हाल ही में वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी को बढ़ाया, जो कि 30 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में ओपन मार्केट में कुल करीब 4 करोड़ 9 लाख शेयर जो है उन्होंने खरीदे हैं। उनमें से करीब 2.21 करोड़ शेयर जो है वो 30 जनवरी को औसत जो प्राइस है उसका 10 रुपये 95 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से, और यहाँ पे जो 1 करोड़ करीब 90 लाख के आसपास के जो शेयर हैं जो 1 फरवरी को खरीदे गए हैं उनका 11 रुपये 13 पैसे के आसपास खरीदे गए हैं। अब देखिए एक चीज़ आप समझिए, जब भी प्रमोटर कोई स्टॉक खरीदता है, अपनी कंपनी के स्टॉक खरीदता है, तो वो ये दिखाता है कि प्रमोटर कंपनी के बिजनेस को लेकर काफ़ी पॉजिटिव है, आगे की ग्रोथ देखता है, तो तभी तो पैसा लगा रहा है, वरना वो पैसा क्यों लगाता, अपनी कंपनी के शेयर क्यों खरीदता है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है साफ तौर पर दिखाता है। और हालांकि एमके ग्लोबल की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने वोडाफोन आइडिया पर अपना एक नज़रिया जो है वो नेगेटिव से बदलकर पॉजिटिव कर दिया है। कंपनी ने शेयर में जो है रेटिंग बाय की कर दी है
और 6 रुपये से बढ़ाकर अपने टारगेट को 12 रुपये यहाँ पे कर दिया है। कंपनी के लिए एक बेहतर भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं और रेटिंग में सुधार की साफ तौर पे स्थिति दिख रही है। लेकिन दूसरी ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई जिन्होंने टारगेट 8 रुपये के कर दिए और उनका कहना है कि अभी जो है स्थिति साफ तौर पर क्लियर नहीं है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत है और पैसा जो है वो बैंकों की तरफ से रिलीज होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो वो तमाम तरह के समीकरण दिख रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं। मुथूट फाइनेंस ने दिसंबर तिमाही में जो है एकदम दमदार नतीजे यहाँ पे पेश किए। बाजार में आप ही देखिए, हालांकि मुनाफा वसूली की स्थिति पूरे बाजार में थी तो वो स्टॉक के ऊपर भी हावी होती हुई दिखी, 11% तक टूटता हुआ दिखा है यहाँ पर। और शेयर में आप ये जो गिरावट है आप ये समझिए इससे पहले भी आती हुई दिखी है, लेकिन अगर आप नतीजों को टटोले यहाँ पर तो नेट प्रॉफिट सालाना आधार पे 95% बढ़ गया। अब देखिए 95% बढ़ गया, 2656 करोड़ पे आ गया, उसके बावजूद स्टॉक टूट गया और इतना टूट गया। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 64% बढ़कर ये करीब 4460 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें AUM की तो 48% की मजबूत ग्रोथ इसने यहाँ पर दिखाई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 84% बढ़ता हुआ दिखा है, 7209 करोड़ पर आ गया है, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। अब ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं वो भी रिपोर्ट जारी की है उन्होंने। जेफरीज ने कहा है कि भाई खरीदो, बाय की मौका है यहाँ पर, और 4750 करोड़ का यहाँ पर टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि ऊंचे गोल्ड प्राइस, बेहतर यहाँ पे LTV बफर और ब्रांच के जिस तरीके से कंपनी विस्तार कर रही है, AUM का जो सपोर्ट मिल रहा है वो बहुत शानदार है। FY 26 से लेकर 28 के दौरान जो अर्निंग पर शेयर है वो 17% कैगर के हिसाब से, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से बढ़ सकता है, ये अनुमान चलाई जा रही है। और यहाँ तक कि CLSA ने भी 4600 के यहाँ पे टारगेट दिए हैं। वो मान रहे हैं कि स्टॉक में एक अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। अब एक और सरकारी डिफेंस कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे, और ये है HAL। यहाँ पर कंपनी की तरफ से नतीजे जारी किए गए यहाँ पे, और बोर्ड ने 5 रुपये की फेस वैल्यू वाले हर एक शेयर पर 35 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया। काफ़ी बड़ा है 35 रुपये का जो नंबर है, और यानी कि फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो 700% बैठता है, यानी कि निवेशकों की तो मौज होने वाली है यहाँ पर। और इस डिविडेंड के लिए आप ये समझिए कि 18 फरवरी जो है वो रिकॉर्ड डेट तय की गई है। कंपनी का दिसंबर तिमाही के हिसाब से अगर आप नतीजे देखें यहाँ पर तो वो काफ़ी शानदार रहे। नेट प्रॉफिट साल दर साल के हिसाब से 30% बढ़ता हुआ दिखा, 1860 करोड़ के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है, जबकि पिछले साल ये जो आंकड़ा था अगर सेम तिमाही में आप देखें तो वो काफ़ी कम था। ऑपरेशन से होने वाली आय भी बढ़ी है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी काफ़ी बढ़ता हुआ दिखा है, जंप अच्छा खासा देखने को मिला है 11% के आसपास। एबिटा भी जो है वो भी बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा है, कामकाजी मुनाफा यहाँ पर। और ब्रोकर जो है यहाँ पर जैसे जेफरीज हो गया, उसने कहा है कि खरीदारी की सलाह और 6220 रुपये के, यानी कि एक बड़ा टारगेट दिए जा रहे हैं कंपनी को लेके। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ये भी कही जो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, उन्होंने कहा कि जो शेयर है BEL के, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मुकाबले 40% डिस्काउंट पे चल रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कंपनी जो कमाई कर रही है, जो अर्निंग कर रही है, उस हिसाब से इनको ये स्टॉक अभी भी सस्ता लग रहा है जिस लेवल पे BEL बैठा हुआ है यहाँ पे। आइशर मोटर्स की बात कर लेते हैं। अब अभी समझिए कि आइशर मोटर जो है, बुलेट जो है उसकी रफ्तार से शेयर मार्केट में दौड़ रही है यहाँ पे, और आप एक हफ्ते के अंदर स्टॉक 11% तक चढ़ गया यहाँ पे, 7936 रुपये के शेयर के भाव पे पहुंचता हुआ दिखा है। कंपनी के मुनाफे में 21% का जंप देखने को मिला है, रेवेन्यू 23% चढ़ता हुआ दिखा है। कई ब्रोकरेज हाउस जो हैं स्टॉक को पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं। वॉल्यूम ग्रोथ, बेहतर मार्जिन क्षमता, विस्तार की योजना के चलते एक ब्रोकरेज जो है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पर कई ब्रोकरेज का मानना है कि यहाँ पे 8800 का टारगेट दिया जा रहा है यहाँ पे। इसके पीछे की वजह जो है उनका कहना है कि चाहे आप कामकाजी मुनाफा देखिए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, 25 से 30% की साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ दिखाती है, काफ़ी पॉजिटिव है। वॉल्यूम देखिए आप 21% बढ़ता हुआ दिख रहा है, और FY 26-27 के लिए भी ये वॉल्यूम जो है 25% से ज़्यादा की बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मजबूत की मांग है, यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और FY 28 के लिहाज से भी देखा जाए तो क्षमता जो है यहाँ पे करीब 20 लाख यूनिट तक बढ़ाने की कंपनी जो है वो कोशिश करेगी, जिसका फायदा यहाँ पे मिलता हुआ दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग Q3 के रिजल्ट्स की बात करते हैं। आप ये समझिए कि शुक्रवार लगभग आखिरी दिन है यहाँ पर, जब नतीजे जो है वो ख़त्म होते हुए दिखेंगे। Q3 के अर्निंग जो पूरा सीज़न है ये ख़त्म होता हुआ दिखेगा, और ऐसे में अब इसमें क्या क्या चीज़ें जो निकल के आई वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादातर कंपनियों की कमाई जो है वो सालाना आधार पर बड़ा देखने को मिली है। देखिए शुरुआती फेज़ में जो कुछ बड़ी कंपनी थी उनमें ज़रूर दबाव देखने को मिला, लेकिन उसके बाद जो है Q2 से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर स्थिति देखने को मिली। खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कई सेक्टर में जो मार्जिन है
उसका सुधार देखने को मिला है, खासतौर पे जहाँ पे लागत घटी है, कॉस्ट जहाँ पे घटी है वहाँ पे सुधार देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ कंपनियों का मुनाफा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अनुमान से बेहतर रहा है, लेकिन आप ये भी समझिए कि बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स पर जो नए लेबर नियम है उसका असर मुनाफे पे देखने को मिला, इसलिए और ये वन टाइम सेटलमेंट है, आगे नहीं देखने को मिलेगा, उस हिसाब से कंपनी आगे कैरी करके चीज़ें चलेंगी। तो ये जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईटी और आईटी एक्सपोर्ट से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका साफ तौर पे जो रफ्तार है वो धीमी हुई है, दबाव देखने को मिला है, एआई का डर जो है वो उनके दिमाग में, निवेशकों के दिमाग में है यहाँ पर, और इसी की वजह से मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मुनाफा वसूली क्या कहें, बल्कि अब तो यहाँ पे पोर्टफोलियो जिनके पास भी है वो घबराहट देखने को मिल रही है। बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो मजबूत है, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर एक हल्का दबाव देखने को मिल रहा है। ऑटो की बात करें सेक्टर की या कैपिटल गुड्स की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं स्टॉक में दबाव जरूर देखने को मिलता है। कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑटो की कंपनी की बात करें तो सेल्स के जो नंबर्स आए बहुत शानदार हैं। कैपिटल गुड्स में आपको अलग अलग तरीके से, जैसे ब्लू स्टार कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है। दूसरी ओर आपके सामने LG इलेक्ट्रॉनिक्स है जहाँ पे दबाव देखने को मिला है। तो है वहाँ पर अलग अलग केस एक्सेप्शंस हैं, लेकिन डिमांड ओवरऑल जो है आप साफ तौर पर मजबूत देखने को मिली है। इसके अलावा आपको कंपनियों ने बहुत ही सावधानीपूर्वक जो है गाइडेंस दी है आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि ग्लोबल अनिश्चितता जो है वो लगातार बनी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ जहाँ ट्रंप है वहाँ अनसर्टेनिटी तो है ही है, और कर्ज और वर्किंग कैपिटल पर खासतौर पे निवेशकों की अब नज़र रहेगी। यहाँ पर ओवरऑल जो है ये बेहतर रहा है। आगे उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप चाहते हो कि हम लोग ऐड ऑन करें तो ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।